बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास, पार्लियामेंट के साथ खड़े रहने का अज़्म। मुल्क के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। पार्लियामान के किए गए फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से मामला पार्लियामान ने हल करना है। 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत खत्म होनी है। इत्तेहादी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर हों। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। PTI ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत को बैरूनी एजेंटों के जरिए बदनाम किया गया। मुआशरे में इंतशार और तकसीम पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। IMF मुआहिदे में खलल डाला गया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए पुरअज़्म है। तमाम फैसले अवाम के वसीतर मफाद में किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। विफाकी काबीना का इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की फराहमी से मुतालिक वजारत खजाना की समरी पार्लियामेंट को रेफर। इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा के हवाले से फाइनेंसिंग की मंजूरी। 5 लाख रुपए का कर्जा प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम के जरिए मार्कअप के बगैर मिलेगा। CTD पुलिस स्टेशन सवात वाक़े में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तहकीकात में वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा शामिल करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मौजूदा सूरत हाल पर चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहिबान को खत लिखने का फैसला। मुल्क हिजानी कैफियत में मुब्तला है। अरकान ने मौजूदा सूरत हाल पर सैर हासिल बात की है जो मैं उनके सामने लेकर जाना चाहता हूँ। खत में हालिया सूरत हाल और अरकान असम्बली की तशवीश से आगाह करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली। मुल्क को तबाह करने वालों को बेनकाब करना होगा। माशी मसाइल मौजूदा हुकूमत की वजह से नहीं, ये चंद लोगों का खेल था जिन्होंने पनामा का ड्रामा रचाया, RTS बिठाया और झूठे इल्जामात लगाए। मईशत को 24वें से 47वें नंबर पर धकेल दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए की डिमांड की, जबकि अलग अलग इंतखाबात होने की सूरत में 61 अरब 62 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार। पंजाब और KP के असेंबली को एक शख्स की अना की भींट चढ़ाया गया। बजट या माली मामलात की मंजूरी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। ज़िमनी ग्रांट के तौर पर काबीना इसे फिर ऐवान में लेकर आई। अगर हुकूमत इंतखाबात के लिए पैसे कौमी खजाने से दे तो पार्लियामेंट पूछ सकती है। बिल की मंजूरी के बगैर रकम का मामला हल नहीं हो सकेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी है, आइन को दोबारा नहीं लिखना। कल भी पार्लियामेंट के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आला अदलिया की अक़लियती अरकान के फैसले में पार्लियामेंट की तौहीन की गई। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात आइनी मुद्दत के मुताबिक एक ही दिन हो। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी। पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते। हर इदारा अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करे। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। पार्लियामान के दायरा इख्तियार में मुदाखलत की गई तो आइनी हुदूद में रहते हुए दिफा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। इमरान खान हर चीज का इल्जाम जनरल बाजवा के सर थोपते हैं। आलमी साजिश, तोशाखाना से घड़ियों की चोरी, CPEC बाजवा के कहने पर रोका। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी बाजवा के कहने पर की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां भी बाजवा ही के कहने पर तोड़ी। क्या इमरान खान सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपए में बनीगाला से वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर की सैर करते थे? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब।
قومی اسمبلی اجلاس میں تحریک انصاف کے مستعفی ارکان شریک نہیں ہو سکتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ۔ مستعفی ارکان قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے، ایوان میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان قومی اسمبلی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، سی ڈی اے کی جانب سے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ۔ نیلور ہائٹس 1 پروجیکٹ کی بیلٹنگ 8 مئی سے پہلے مکمل کی جائے۔ کمرشل پلاٹس کی نیلامی کے لیے امریکی ڈالر میں رقم ادا کرنے والے سرمایہ کاروں کو مراعات دی جائیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ چین۔ پیپلز لبریشن آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر شاندار استقبال، چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں سلامتی کے امور اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے اور فوجی تعاون بڑھانے کا اعادہ۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط علی اور وقاص علی نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR۔ ترکیہ زلزلے میں پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف۔ پاکستان آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے خصوصی ایوارڈ۔ انقرہ میں تقریب میں پاک فوج کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے لیڈر نے ایوارڈ وصول کیا۔ سوڈان سے پاکستانی شہریوں کا انخلاء جاری، مزید 200 پاکستانیوں کو بندرگاہ پہنچا دیا گیا۔ سعودی بحریہ کا جہاز 1687 افراد کو لے کر جدہ پہنچ گیا، 37 پاکستانی بھی شامل۔ نہتے کشمیریوں پر قابض بھارتی فوج کی دہشت گردی، سوپور کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے، متعدد نوجوان گرفتار۔ انسانی حقوق کے معروف کارکن خرم پرویز کے دفتر پر چھاپا۔ بھارت حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر کشمیریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، حریت قیادت کی شدید مذمت۔ تنازع کشمیر کے حل تک جد و جہد جاری رکھنے کا عزم۔ مودی سرکار کی عوام کو ایک اور دھوکہ دینے کی تیاری، راجوری میں فوجی ٹرک میں لگنے والی آگ کی ہزیمت مٹانے کے لیے جعلی آپریشن کا منصوبہ، پہلے سے چھپائے گئے گولہ بارود کی برآمدگی ظاہر کرنے کے بعد تصاویر اور ویڈیوز میڈیا کو ریلیز کی جائیں گی۔ آپریشن میں بھمبر گلی میں واقع 120 انفینٹری بریگیڈ حصہ لے گی، ملبہ پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر پر ڈالنے کا امکان۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں دھماکہ، 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک۔ اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ماؤ علیحدگی پسندوں کے خلاف آپریشن کے بعد واپس آ رہے تھے۔ چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز بھارت سے آزادی اور الگ وطن کے لیے مسلح جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے بعض علاقوں میں بارش، 28 اپریل سے 7 مئی کے دوران کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری متوقع، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی ون ڈے سیریز کا آغاز کل راولپنڈی میں ہوگا۔ میچ دن 3:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پنڈی سٹیڈیم میں ٹرافی کی رونمائی۔ دونوں ٹیموں کی پریکٹس، سیریز کے 2 میچ راولپنڈی اور 3 کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے موجودہ حکومت کی آئینی مدت کی تکمیل پر ایک ہی دن عام انتخابات کرانے کا متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کا اہم مشاورتی اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جس میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سمیت اتحادی جماعتوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمام فیصلوں کا اختیار وزیر اعظم کو تفویض کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल खुसूसन सुप्रीम कोर्ट यकतरफा बेंच के फैसलों से पैदा होने वाले अमूर का जायजा लिया गया और आला अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों समेत सियासी राब्तों के तनाज़र में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर हुआ। इजलास ने मुत्तफ़िका फैसला किया कि एक ही दिन मुल्क भर में इंतखाबात होंगे। जो भी हिकमत अमली तय होगी इसकी बुनियाद यही फैसला होगा। इजलास ने वाज़ेह किया कि मुल्क में एक ही दिन शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक हुक्मरान जमातें सियासी मुशावरत का अमल पहले ही शुरू कर चुकी हैं। इंतखाबात के लिए बातचीत, अफाम व तफहीम या इत्तफाक़े राय पैदा करने का अमल सियासी जमातों का कुल्ली दायरा कार है, जैसे वो बरसों से बखूबी और कामयाबी से अदा करती आ रही हैं। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लिमान बाज़ अदालती अमूर से मुताल्लिक पहले ही फैसला दे चुका है। पार्लिमान को अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इत्तेहादी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करें और आम इंतखाबात एक साथ हों। एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा हालात में मुल्की मुफाद की खातिर मुज़ाकरात के जरिए फ्रीकैन के दरमियान इत्तफाक के राय खारिज इम्कान नहीं। जो गुफ्तगू की बात है उसके बारे में एक ओवरवेलमिंग राय है कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, तो उसकी क्या उसकी फॉर्मेट होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, उसका हम फैसला बिल्कुल बैठ के कर सकते हैं। एक राय ये भी है कि हम स्पीकर नेशनल असम्बली के ज़रिए हम ये बात उन तक पहुँचाएँ और वो जो पार्लिमानी जो कमेटी है वो इस मामले को टेकअप कर सकती है और पार्लिमान में इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है पार्लिमानी कमेटी, ताकि कौम ये जान सके कि इस इत्तेहादी हुकूमत के ज़ुल्मा ने अपनी आखिरी कोशिश कर ली कि एक दिन इलेक्शन की तारीख के ऊपर सब इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ताबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे में खलल डाला, कभी अमरीकी साजिश और कभी अंदरूनी साजिश और इंतशार के बयानियों को परवान चढ़ाया, जिससे खारजा ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा। इजलास ने सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के फैसले पर अफसोस का इजहार किया कि आईनी तरीक़ाकार को पसे पुश डालते हुए फिर हुक्म जारी किया गया कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर रकम जारी करे, जो आइन में दिए गए तरीक़ाकार से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस ऑब्जर्वेशन पर भी अफसोस का इजहार किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान की अक्सरियत और एतमाद खो चुके हैं। ये ऑब्जर्वेशन पार्लिमान और वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन के मुतरादिफ और काबिल मुज़म्मत है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान और ऐवान की राय का एहतराम करे। पार्लिमान वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी है और उन पर मुकम्मल एतमाद करती है। इजलास ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, वकील ख्वाजा तारिक रहीम और उनकी अहलिया से मुताल्लिक सामने आने वाली ऑडियोज पर भी गौर किया और इनमें सामने आने वाली गुफ्तगू के निकात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। इलामिये में कहा गया, इस गुफ्तगू से साजिश आश्कार हो गई है। इन ऑडियोज ने इस तासर को मजीद तकवीत दी है कि फैसले आइन के मुताबिक नहीं बल्कि जाती अनाद, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं। इजलास ने ऑडियोज के अंदर मुल्क में मार्शल लॉ लगाए जाने की गैर जमहूरी सोच की भी शदीद मुजम्मत की। इलामिये में करार दिया गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम पहले ही 25 अप्रैल को मंजर आम पर आने वाली ऑडियो से सामने आने वाली गुफ्तगू को तस्लीम कर चुके हैं, जिसके बाद कोई शक नहीं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक मुंतखब वजीर आजम और मुंतखब जमहूरी इत्तेहादी आईनी हुकूमत के खिलाफ साजिश के मुर्तकिब हुए हैं। एक मुंतखब वजीर आजम को तौहीन अदालत की जाली, गैर आनी और गैर कानूनी कार्रवाई के जरिए ओहदे से हटाना एक संगीन और नाकाबिले माफी जुर्म है। इजलास ने करार दिया कि इन ऑडियोज के सामने आने के बाद 3 और 8 रुकनी बेंच के मुतनाज़ा फैसलों के पसे पर्दा असल अवामिल मजीद वाज़ेह होकर सामने आ चुके हैं। इस ज़िमन में
पार्लिमान की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। इजलास में साबिक मरहूम वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम की मुल्क के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया और मरहूम की मगफरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। इजलास ने थाना CTD कबल सवाद के साने पर अफसोस और अहले खाना से ताजियत करते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र के लिए भी दुआ की। इजलास ने दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क की दिफा और सलामती के लिए बरसे पैकार अफवाज के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की फराहमी के हवाले से वजारत खजाना की समरी पार्लियामेंट को भिजवाने की मंजूरी दी है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। काबीना ने सवात के इलाके कबल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस स्टेशन पर होने वाले वाक़े में कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और शहदा के लिए फातिहा ख़्वानी जबकि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ारत दाखिला को वाक़े की तहक़ीक़ात में वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा शामिल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेशावर पुलिस लाइन धमाके में शहीद होने वालों की तरह कबल वाक़े में शहीद होने वालों को भी ये पैकेज दिया जाए। वफाकी काबीना ने माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा का इस्तेमाल आम करने के लिए फाइनेंसिंग फिजिबिलिटी की मंजूरी दी, जिसके तहत 5 लाख रुपए का कर्जा प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के जरिए बगैर मार्कअप पर दस्तयाब होगा। इस इकदाम से मुल्क को महंगे ईंधन की दरामद की मद में खातिर ख्वाह बचत होगी। काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड की सिफारिश पर इन्वेस्ट पाकिस्तान के लिए कानून साजी करने की भी मंजूरी दी, जिसके जरिए इन्वेस्ट पाकिस्तान का दफ्तर कायम किया जाएगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करेगा और इससे सरमायाकार दोस्त सर्विसेज की फराहमी को भी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी काबीना ने जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूरजा कस्टम स्टेशन को अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों के लिए एक्सपोर्ट लैंड डिक्लेयर करने जबकि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर सैदैन रजा जैदी को वजारत बहरी उमूर की सिफारिश पर डेपुटेशन पर कराची पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन तैनात करने की भी मंजूरी थी। अरकान कौमी असम्बली ने कहा है कि मुल्क को तबाह करने वालों को बेनकाब करना होगा। माशी मसाइल मौजूदा हुकूमत की वजह से नहीं, ये चंद लोगों का खेल था जिन्होंने पनामा का ड्रामा रचाया। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, इसकी तौहीन की जा रही है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए की डिमांड की, जबकि अलग अलग इंतखाबात होने की सूरत में 61 अरब 62 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो 47.4 बिलियन, अगर ये 2 इलेक्शन स्प्लिट होके होते हैं और वो होते हैं तो फिर एटलीस्ट अनदर 14.4 बिलियन, जिसका मतलब है कि 61 रफली 62 बिलियन। जी कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। वो प्रोसीजर ये है कि एक समरी होगी, समरी के बगैर ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता ECC में या काबीना में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कल भी पार्लियामेंट के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात आईनी मुद्दत के मुताबिक एक ही दिन हों। कानूनी गैर आईनी आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। इसका एक तरीक़ेकार है, जब भी कोई किसी ऑनरेबल मेंबर का या इस पूरा हाउस की इज्तिमाई का अगर प्रिविलेज ब्रीच हो चुका है तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है, और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बजट या माली मामलात की मंजूरी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अगर हुकूमत इंतखाबात के लिए पैसे कौमी खजाने से दे तो पार्लियामेंट पूछ सकती है। गवर्नमेंट का पर्स है, उसमें से जब भी अमाउंट निकलेगी वो मशरूत होगी कौमी असम्बली की मंजूरी से। आइन के आर्टिकल 81, 82, 83, 84 में, और बल्कि ये आर्टिकल 73 से शुरू हो जाती है सारी स्कीम। एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दर्ज है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज्ड एक्सपेंस के अलावा जो भी रकम मुख्तस होनी है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, चाहे वो बजट में हो या बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में है,
وہ اس معزز ایوان کا کلی اختیار ہے کہ اس کی اپروول پرائر یا ایکس پوسٹ فیکٹو اس معزز ایوان نے دینی ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے موجودہ صورتحال پر چیف جسٹس اور دوسرے جج صاحبان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں ارکان نے موجودہ صورتحال پر سیر حاصل گفتگو کی جو میں ان کے سامنے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خط میں حالیہ صورتحال اور ارکان اسمبلی کی تشویش سے آگاہ کروں گا۔ ہمارا ملک بڑا ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے اور پارلیمان کے اندر جو بھی تقاریر ہوئی، آپ نے ریزولوشن کیے، موشن بھی موو ہوئے، تجویز یہ ہے کہ میں اس ہاؤس کے تمام فاضل ممبران کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کے خیالات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور اس کے تمام جج صاحبان کو جو ہے وہ خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں۔ میں آپ کا سینس لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کوشش کروں گا کہ آپ کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور باقی تمام فاضل جج صاحبان کو لکھوں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اداروں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے ہم اس کی طرف پہ جو ہے نا ٹریس پاسنگ نہیں الاؤ کریں گے۔ پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ آئین ہمیں یہ اس بات کا حق دیتا ہے اور کوئی تجاوز جو ہے اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جو کسی کی ٹیریٹری ہے وہ اس میں بالکل آپریٹ کریں، ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن اگر ہماری ٹیریٹری کے اوپر جو ہے جو آئین ہمیں دیتا ہے اگر اس پہ تجاوز کیا گیا تو پارلیمنٹ جو ہے آئین کے اندر رہ کے جو بھی اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں تحریک انصاف کے مستعفی ارکان شریک نہیں ہو سکتے۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق یہ فیصلہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں سے متعلق سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے فیصلے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ ترجمان نے کہا کہ مستعفی ہونے والے ارکان اب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے، کسی بھی مستعفی رکن کو ایوان میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان نے کہا کہ قومی اسمبلی قوانین کے مطابق کوئی اجنبی ایوان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے مسلم لیگ نون سعودی عرب کے مرکزی سیکرٹری جنرل ملک منظور حسین عوان اور بزنس کمیونٹی نے جدہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی موجود تھے۔ ملاقات کرنے والوں میں کوآرڈینیٹر مرزا محمد الطاف اور سینئر نائب صدر رانا خالد اکرم سمیت کثیر تعداد میں عہدیداران اور کارکنان بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے سروس ڈیلیوری کی اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے پہلے سال 3000 میگا واٹ سے زائد بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد عزیز۔ اتحادی حکومت نے اپریل 2022 کو اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان کو توانائی کے شعبے میں خود انحصاری کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اہم اقدامات کا آغاز کیا۔ ایک سال میں 5 اہم بجلی گھروں کا افتتاح کیا گیا، جس سے 3150 میگا واٹ توانائی نیشنل گریڈ میں شامل کی گئی۔ گرمیوں میں پاکستان کی توانائی کی ضروریات میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اور طلب اور رسد کا فرق ہزاروں میگا واٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ وزارت توانائی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال اگست میں بجلی کی رسد 20,500 میگا واٹ کے مقابلے میں طلب 28,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی تھی۔ لہٰذا حکومت گرمیوں میں بجلی کے بحران کو روکنے کے لیے کوئلے جیسے توانائی کے مقامی وسائل کی ترقی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے تھرپارکر میں کوئلے پر مبنی 1980 میگا واٹ کے 3 پاور پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ یہ منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین کے تعاون سے مکمل کیے گئے۔ ان منصوبوں میں تھر انرجی کا 330 میگا واٹ کا پاور پلانٹ، مٹھی میں 330 میگا واٹ کا تھل نووا پاور پلانٹ اور تھر میں 1320 میگا واٹ کا شنگھائی الیکٹرک پاور پلانٹ شامل ہیں۔ کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس ہر سال تقریباً 15 ارب
अरब यूनिट कम लागत बिजली पैदा करेंगे। इस साल फरवरी में वजीर आजम ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के तीसरे यूनिट K3 का भी इफ्तिताह किया, जो 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट की गैर इस्तेमाल शुदा पन बिजली की सलाहियत मौजूद है। पन बिजली की पैदावार की तरफ पेश कदमी करते हुए दिसंबर 2022 में वजीर आजम ने मंगला पावर स्टेशन के 2 तजदीद शुदा यूनिटों का भी इफ्तिताह किया। इन यूनिट्स को USAID की माली मावनत से अपग्रेड किया गया, जिससे ट्रांसमिशन सिस्टम में 70 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का तवानाई का सालाना दरामदी बिल $27 अरब है और तशवीशनाक करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए इसे फौरी तौर पर शमसी, हवा, हाइडल और न्यूक्लियर समेत तवानाई के मुतबादिल जराये को तरक्की देने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस इन्हिसार को कम करने और साफ तवानाई के मुकामी जराये की तरफ बढ़ने के लिए बड़े इकदाम किए हैं। सऊदी फंड बराए तरक्की ने अप्रैल में पाकिस्तान के महमद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट की मावनत के लिए $240 मिलियन के कर्ज मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस माह कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी 1.2 ट्रिलियन रुपए की लागत के दयामीर बादशाह हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ हुकूमत पहले ही चीनी कंपनियों के तावन और सरमायाकारी से 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की तामीर में मसरूफ है, ताकि कम लागत और पायदार तवानाई से बिजली की कमी पर काबू पा सके। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान से कहा है कि वो बताएं 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई, आलमी साजिश बाजवा ने की, तोशाखाना से घड़ियां बाजवा के कहने पे चोरी की। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इद्दत में शादी बाजवा के कहने पे की, मलिक रियाज से हीरे ज़मीनें पिंकी ने बाजवा के कहने पर रिश्वत में ली, CPEC बाजवा के कहने पर रोका, मईशत तबाह और IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बाजवा के कहने पर की, मीर जाफर को एक्सटेंशन और दूसरी एक्सटेंशन की ऑफर बाजवा के कहने पे दी, बुज़दार और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बाजवा के कहने पे लगाया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बाजवा के कहने पे तोड़ी। मरियम औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि तुम सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपए में बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर की सैर करते थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने CDA हुकाम को हिदायत की है कि निलोर हाइट्स 1 प्रोजेक्ट की बैलेटिंग 16 मई की बजाय 8 मई से पहले मुकम्मल कराई जाए। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत CDA के समंदर पार पाकिस्तानियों के मंसूबों के बारे में इजलास को बताया गया कि हाउसिंग प्रोजेक्ट निलोर हाइट्स 1 तकमील के मराहिल में है और 2000 फ्लैट्स के लिए 81 ममालिक से 6000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इजलास में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुली नीलामी की बुनियाद पर कमर्शियल और रिहायशी प्लाटों की फराहमी के बारे में बताया गया कि अगले मरहले में C14 और C16 सेक्टर्स में प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। इसके लिए CDA में खुसूसी सहूलत डेस्क कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कुरी और ओवरसीज़ इनक्लेव मंसूबों पर काम तेज़ करने समेत C14 और C16 सेक्टर्स में प्लॉट्स की नीलामी की स्कीम आइंदा माह के वस्त तक मुकम्मल करने की भी हिदायत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 4 रोज़ा दौरा चीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सरकारी दौरे के पहले दिन पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने चाको चौबंद दस्ते का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर के साथ तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी सलामती के उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फौजी कमांडर्स ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने की जरूरत का इयादा किया। आर्मी चीफ ने PLA के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। उन्होंने तरबियत के आला मेयार और फौजियों की पेशावराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ दोनों ममालिक के फौज के दरमियान देरीना ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन में फौजी रहनुमाओं से मजीद मुलाकातें भी करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम की मुल्क मिल्लत के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास ने मरहूम की मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। तर्जुमान JUI के मुताबिक इजलास 4 दिन जारी रहेगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहम मशावरती इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान BAP ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत के पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एजेंडे के साथ खड़े होने के अपने अज़्म का इयादा भी किया। BAP की क़यादत ने पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी को पार्टी की जानिब से तमाम फैसले लेने का इख्तियार दे दिया। पार्टी सदर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को भी इजलास में किए गए फैसलों से आगाह किया गया। BAP ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अपने अज़्म का इयादा किया और रहनुमाओं ने
صوبے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پارٹی نے ان مقاصد کے حصول کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتحاد اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر محمد طلحہ محمود کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں حج انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو سیکرٹری مذہبی امور نے حج آپریشن سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام 10 حاجی کیمپس کے زیر انتظام مناسک حج اور انتظامی امور کی تربیت کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ تمام عازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ تحصیل اور ضلع کی سطح پر منعقدہ تربیت میں شرکت یقینی بنائیں۔ سیکرٹری مذہبی امور نے مزید بتایا کہ توقع ہے کہ 20 مئی سے حج پروازوں کا آغاز ہو جائے گا اور آخری حج پرواز 21 جون کو روانہ ہوگی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ عازمین حج کو سہولیات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور حج انتظامات کی بروقت تکمیل کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے اجلاس کو اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب میں ہونے والی ملاقاتوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ سوڈان سے پاکستانی شہریوں کے انخلاء کے پروگرام کے تحت مزید 200 پاکستانیوں کا قافلہ بحفاظت پورٹ سوڈان پہنچ گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سوڈان سے پاکستانی شہریوں کا انخلاء جاری ہے۔ اس سلسلے میں سوڈان میں پاکستان کا سفارت خانہ پورٹ سوڈان پہنچنے والے 200 پاکستانیوں کے قیام اور سوڈان سے ان کی حتمی وطن واپسی کے انتظامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے قبل پورٹ سوڈان سے 37 پاکستانی شہریوں کو بحری جہاز کے ذریعے جدہ پہنچایا گیا تھا۔ جدہ میں کونسل جنرل خالد مجید نے پاکستانی شہریوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ہم سوڈان سے پاکستانی شہریوں کے انخلاء کے سلسلے میں سعودی عرب کے تعاون اور مہمان نوازی کے لیے شکر گزار ہیں۔ ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کی تحویل سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط علی اور سپاہی وقاص علی شاہ نے جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور خبر شامل کریں گے جیکب آباد سے، جہاں تاجر کے مغوی بیٹے کی بازیابی کے لیے آپریشن کے دوران ڈاکوؤں سے مقابلے میں 6 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے جیکب آباد میں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقے میں تاجر کے مغوی بیٹے کی بازیابی کے لیے آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ 3 اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اہلکاروں کے جسد خاکی اور زخمی DHQ ڈیرہ اعلیٰ یار منتقل کیے گئے۔ کارروائی کے لیے اضافی نفری بھیج دی گئی ہے۔ گزشتہ رات اغوا کار رجحان جمالی سے تاجر کے مغوی بیٹے کو اغوا کر کے جیکب آباد لے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر داخلہ نے شہداء کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں سنگین جرائم میں ملوث عسکریت پسندوں کے خلاف پولیس کا گرینڈ آپریشن 18ویں روز بھی جاری رہا۔ تازہ کارروائی میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین ٹارگیٹڈ کارروائی کے دوران سکھانی گینگ کے سرگرم رکن اسحاق جھوبرا سکھانی کے خفیہ ٹھکانے کو نظر آتش کر دیا گیا۔ کچیلن میں کارروائی کے دوران دولانی اور عمرانی گینگز کے 8 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپریشن میں اب تک 28 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کابل میں تھانہ CTD کی عمارت میں ناکارہ بارود تلف کرنے کے لیے پاک فوج شب و روز کوشاں ہے۔ پاک فوج کے تکنیکی ماہرین، امدادی اور اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے برق رفتاری کے ساتھ حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے CTD عمارت کے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کو کلیئر کر دیا۔ متاثرہ عمارت کے 70% حصے کو مکمل کلیئر کر دیا گیا ہے۔ کلیئرنس کے عمل کے دوران عمارت میں دبی ہوئی 5 گاڑیوں کو بھی نکال لیا گیا۔ اور ترکیہ زلزلے میں پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں پاکستان آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ پاکستان آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے ٹیم لیڈر کو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے انقرہ میں ہونے والی خصوصی تقریب میں دیا۔ ترکی میں تباہ کن زلزلے کے پیش نظر 33 رکنی پاک آرمی کی USAR ٹیم 7 فروری 2023 کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے ترکی روانہ کی گئی تھی، جو 22 فروری 2023 تک ترکی کے متاثرہ علاقے میں موجود رہی۔ اس دوران پاک آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے 91 سائٹس کو سرچ، 8 افراد کو زندہ، 7 افراد کی شناخت، جبکہ 138 جاں بحق افراد کو ملبے تلے نکال کر ورثاء کے حوالے کیا تھا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے سوپور قصبے کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران متعدد نوجوان گرفتار کر لیے۔ فوجیوں نے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، بارہمولہ، بڈگام، پونچھ، راجوری، ریاسی اور ڈوڈا اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی اور مقامی لوگوں کو ہراساں کیا۔
NIA نے ضلع بڈگام کے علاقے دندوسا میں نظربند انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن خرم پرویز کے دفتر پر چھاپا مارا۔ خرم پرویز کو نومبر 2021 میں NIA نے گرفتار کیا تھا اور وہ اس وقت سے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظربند ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حریت رہنماؤں سید بشیر اندرابی، عبدالاحد پرہ، خواجہ فردوس، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، محمد عاقب، ڈاکٹر مصاب نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر کشمیریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری کے حالیہ بیان کو بھی سراہا۔ حریت رہنماؤں خادم حسین، سید سبتک شبیر قمی اور محمد یوسف نقاش نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں NIA اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ جیسی بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسیوں کی طرف سے بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاریوں اور ان کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک کو ضبط کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے متنازع خطے جموں کشمیر میں گروپ 20 اجلاس کے انعقاد کے مجوزہ منصوبے کے خلاف مظفر آباد میں احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کا اہتمام پاسبان حریت جموں کشمیر نے کیا تھا۔ دھرنے کے شرکاء نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر گروپ 20 رکن ممالک سے متنازع اجلاس کے بائیکاٹ کے حوالے سے جملے درج تھے۔ پاسبان حریت کے چیئرمین عزیز احمد غزالی اور دیگر مقررین نے دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں اجلاس کے ذریعے عالمی برادری کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ علاقے میں حالات بالکل ٹھیک ہیں اور مودی سرکار اپنی عوام کو ایک اور دھوکہ دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ ضلع راجوری میں فوجی ٹرک میں لگنے والی آگ کی ہزیمت مٹانے کی خاطر جعلی آپریشن کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ جعلی آپریشن میں پہلے سے چھپائے گئے گولہ بارود کی برآمدگی ظاہر کرنے کے بعد تصاویر اور ویڈیوز میڈیا کو ریلیز کی جائیں گی۔ آپریشن میں بھمبر گلی میں واقع 120 انفینٹری بریگیڈ حصہ لے گی۔ جعلی برآمدگی کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا جائے گا اور ملبہ پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر پر ڈالنے کے بھی امکانات ہیں۔ آپریشن کا مقصد راجوڑی واقعے میں اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنا اور بھارتی عوام کو رام کرنا ہے۔ بھارت عالمی میڈیا میں اپنے جعلی آپریشن کی وجہ سے پہلے ہی کافی بدنام ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے علاقے دنتے واڑہ میں دھماکے سے 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ دھماکے کے باعث علاقے میں خوف و ہراس جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ماؤ علیحدگی پسندوں کے خلاف آپریشن کے بعد واپس جا رہے تھے۔ چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز علیحدگی پسند بھارت سے آزادی اور الگ وطن کے لیے مسلح جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھارت میں ایسے واقعات کے ساتھ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت ایک غیر محفوظ ملک ہے۔ بھارت اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی وجہ سے دنیا میں پہلے ہی بدنام ہے۔ ایسے میں بھارت میں ہونے والے بم دھماکوں سے یہ بات واضح ہے کہ بھارت کسی صورت محفوظ ملک نہیں۔ نہتے مسلمانوں پر ظلم و جبر کے واقعات بھارت میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے جودھ پور شہر کے قریب پاکستانی پناہ گزینوں کے کم از کم 70 مکانات مسمار کر دیے۔ پناہ گزین وہاں 7-8 سال سے رہ رہے تھے۔ مقامی افراد نے ان کی زمین بھی غیر قانونی طور پر فروخت کی۔ ایسے گھناؤنے واقعات سے بھارت کا اصلی اور ظالم چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ اقدام اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی صورت پاکستانی پناہ گزینوں کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھارت کے بنے ہوئے ایک اور کھانسی کے شربت کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے۔ عالمی ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کھانسی کے شربت گویفینسن کی یہ بوتلیں مارشل آئی لینڈز اور مائکرونیشیا میں پائی گئی ہیں۔ تجزیے کے دوران شربت میں انتہائی زہریلے کیمیائی اجزاء پائے گئے ہیں جن کے استعمال سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور بھارت میں کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ نئی دلی میں اور کرناٹک میں قائم بی جے پی کے بدعنوان حکومتوں کے خاتمے سے ہی ملک میں جمہوریت کی بقا ممکن ہے۔ منگلورو میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ اپنی حکومتوں میں کرپشن پر خاموش ہیں جبکہ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 91 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 40,099 پر بند ہوا۔ سٹاک مارکیٹ میں 18 کروڑ 69 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 5 ارب 78 کروڑ 16 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ سٹاک مارکیٹ میں 174 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 133 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ 25 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा कहते हैं इंसानी हुकूक की पामालियों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया अवामी मसाइल उजागर करने में गैर जानिबदाराना किरदार अदा करे। बहावलपुर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। जज साहिबान आज़ादाना और गैर जानिबदाराना फैसले करके अदलिया पर अवाम का एतमाद बहाल करें। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पंजाब में पहले इंतखाबात हुए तो फिर जनरल इलेक्शन में शफाफियत नहीं रहेगी। डेरा इस्माइल खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। हमने हमेशा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को तरजीह दी है। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातें एक दिन आम इंतखाबात पर मुत्तफिक हों। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जनूबी अजला के लिए अरबों रुपए के फंड्स मंजूर करके अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए हैं। जिला बन्नू के हर घर को कुदरती गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में बन्नू में सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। दूर दराज इलाकों में एम्बुलेंस गाड़ियों की फराहमी यकीनी बनाई गई है। जाहिद अकरम दुरानी का कहना था कि इलाके के अवाम के साथ साबिक़ा अदवार में होने वाली ज़्यादतियों का अजाला कर रहे हैं। इससे पहले डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने मिरियान में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर को अमले की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने CBD मेन बुलीवर्ड मंसूबे का दौरा किया और लिबर्टी चौक से कलमा चौक तक रीमॉडलिंग मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने अंडरपासेस की तामीराती कामों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार करते हुए इसे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मई के शुरू में मंसूबे पर 100% काम मुकम्मल होना चाहिए। अंडरपासेस के बाकी मानदा कामों को भी जल्द तकमील तक पहुँचाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती जिम्मेदारियों में शामिल है और मुंतखब तहसील चेयरमैन भी हुकूमत का हिस्सा हैं। पेशावर में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि सूबे बशमूल ज़म अज़ला में गुड गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुज़ाकरात से ही मसाइल हल हो सकते हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि आइन पर अमल से ही मुल्क में तरक्की की राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को इंसाफ न दे सकी, मुल्क और अवाम को क्या इंसाफ देगी। उनका कहना था कि इमरान खान के इंटरव्यू ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। और पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के पहले केस रिपोर्ट होने के बाद वजारत सेहत और बॉर्डर एंड हेल्थ सर्विसेज ने तमाम हवाई अड्डों को वायरल ज़ूनोटिक बीमारी से मुताल्लिक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तफसील बता रही हैं सदफ अफसल। मंकी पॉक्स है क्या? ये बीमारी मंकी पॉक्स नामी वायरस की वजह से होती है। वायरस के ज्यादातर असरात हल्के होते हैं, बाज़ौकात चिकन पॉक्स से मिलते जुलते हैं। इस बीमारी की इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द और आम तौर पर किसी भी चीज का दिल ना चाहना शामिल हैं, जबकि जिस्म पर दाने निकल सकते हैं। इन्फेक्शन आम तौर पर खुद ही खत्म हो जाता है और 14 से 21 दिनों के दरमियान रहता है। एक मुतासरा शख्स कोई अलामात जाहिर किए बगैर वायरस को दूसरों तक फैला सकता है। ये वायरस सांस की नाली या आंखों, नाक या मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। अगर आप में मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर हो रही हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप बीमारी के मजीद फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करें। जाती हिफाजती आलात का इस्तेमाल, अच्छे तरीके से हाथ धोना और आलूदा सतहों को जरासीम से पाक करना मुंतकली के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के पहले केस के बाद पूरे मुल्क के एयरपोर्ट पर हेल्थ रेगुलेशंस की सिफारिशात पर अमल दरामद जारी है। बॉर्डर एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का इदारा तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और मंकी पॉक्स से बचाव और रोकथाम से मुतालिक इकदामात को मौसर बनाने के लिए बाकायदगी से दीगर एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन की जा रही है। BHS और CAA स्टाफ लिफ्ट समेत तमाम एरियाज की डिसइंफेक्शन को यकीनी बना रहे हैं। हिदायत के मुताबिक किसी फ्लाइट पर मुश्तबा मंकी पॉक्स केस की सूरत में मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए मामूल के रास्ते इस्तेमाल नहीं करेगा। एहतियाती तदाबीर के तहत लगेज एरिया, मेडिकल इंस्पेक्शन एरिया, FIA काउंटर, कॉरिडोर्स और तमाम जगहों पर जरासीम का स्प्रे किया जा रहा है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास नूर आलम खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वजारत फेडरल एजुकेशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से मुताल्लिक उमूर ज़ेर ख़ार आए। वफाकी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिवीजन ने इजलास को मिलने वाली ग्रांट्स पर ब्रीफिंग दी।
कमेटी ने डिवीजन को मिलने वाली ग्रांट्स और भर्तियों से मुतालिक उमूर पर तफसीली रिपोर्ट 15 रोज में तलब कर ली। कमेटी ने फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट भी आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत की। इजलास में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी महकमाना ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल करने और गुज़िश्ता 10 साल में होने वाली भर्तियों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत की है। और नाज़रीन, लीबिया के करीब बहरे रोम में तारकीन वतन की 2 कश्तियाँ उलटने से 57 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद लापता हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक कश्तियों में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन सवार थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, शाम, ट्यूनिस और मिस्र से था। डूबने वाली एक कश्ती में 80 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हादसे में मरने वालों की तादाद ज्यादा होने का खदशा है। और ईरान ने सऊदी अरब के साथ तिजारत शुरू करने का ऐलान किया है। ईरान के वज़ीर सनत और तिजारत रज़ा फातमी अमीन का कहना है कि सऊदी अरब के साथ तिजारत का तबादला दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली का नतीजा है, जिसका बाहमी रजामंदी से आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के तनासुर में सऊदी अरब में ईरानी तिजारती अशिया को दाखिले की इजाज़त देना एजेंडे में शामिल है। हमारे बरामद कुनिंदगान ने सामान बरामद करने का अमल शुरू कर दिया है। सूडान के मुतहारिब फौजी धड़ों के दरमियान फायरबंदी का आज दूसरा रोज था। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरबंदी के बावजूद ताज़ा फ़िज़ाई हमले भी किए गए हैं। फौजियों ने तेल साफ करने के एक बड़े कारखाने और बिजली घर पर कब्जा करने का दावा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे वॉल्कर पर्थिस ने सलामती काउंसिल को बताया कि फायरबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अस्करी हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए हैं, जबकि दारुल हुकूमत खर्तूम के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। खुसूसी नुमाइंदे ने बताया कि उन्होंने दोनों मुतहर्रिक फौजों के सरबराहों से बातचीत की है, लेकिन वो संजीदा मुज़ाकरात के ख़्वाहान नहीं। अस्सलाम वालेकुम के साथ कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि बलूचिस्तान की समंदरी हुदूद में तोग़यानी का ख़तरा कम हो गया है। मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र महकमा फ़िशरीज़ की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था। तफसील जानते हैं वक़ार अहमद की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एडवाइजरी में 26 अप्रैल तक कोस्टल बेल्ट पर तेज हवाएं चलने से समंदर में तुग़यानी का इम्कान जाहिर किया गया था। अलर्ट फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से 24 तारीख को जारी हुआ। कोस्टल बेल्ट पर गवादर, पसनी, ओरमाड़ा और जीवनी के माहीगीरों को 26 अप्रैल तक गहरे समंदर में न जाने और कश्तियां, इंजन, जाल और माहीगीरी के आलात महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई थी। मेट ऑफिस की तरफ से भी मकरान कोस्टल बेल्ट पर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया था। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में मुल्क में वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। 28 अप्रैल से 7 मई के दौरान मुल्क भर में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया गया है। बारिशों से दिन के दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि जैकबाबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी 42, मोहनजोदाड़ो 41, लाड़काना 41, जबकि रहीम यार खान में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में 33, लाहौर 36, कराची 36, पेशावर 34, जबकि कोयटा में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।